आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अड्डे पर। मैं हूं डाकू गब्बर। जी हाँ, वही डाकू गब्बर जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है और आपको फिल्मी ज्ञान से भरपूर करता है। आज आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं एक नई कहानी जो होगी बिल्कुल हटकर। एलेक और जूई मॉरिसन पिछले कुछ समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं दिखा, इसलिए समझाना मुश्किल है। वे इन विट्रो की महंगाई पर बात करते हैं। तो जूई पालक बच्चों के लिए एक निश्चित लैंग होम के छोटे ब्रोशर के साथ घर जाती है। एलेक इस विचार से बहुत खुश नहीं है, लेकिन वो इसके बारे में सोचने के लिए सहमत है। श्रीमती लैंग जोड़े की मदद करने में प्रसन्न है, लेकिन उनके कुछ प्रश्न हैं। मॉरिसन के फॉर्म में एक जगह खाली छोड़ी गई थी, जहां उन्हें कहना था कि क्या उन्हें पहले से ही बच्चे हैं या नहीं। जूई ने श्रीमती लैंग को बताया कि दुर्घटना के बाद से चीजें कठिन हो गई हैं। ये वास्तव में एक प्रतिभाशाली कदम है, क्योंकि आप उससे क्या कहने जा रहे हैं? पालक घर के दौरे पर जूई एक छोटे लड़के को अजीब कपड़े पहने हुए देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। श्रीमती लैंग बच्चों की दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों के बारे में बात कर रही हैं। लैंग के पूछने पर हमें पता चलता है कि दोनों व्यवसाय के मालिक हैं। एलेक को अपने पिता से एक खिलौना कंपनी विरासत में मिली और जूई के पास बच्चों के लिए एक छोटी किताबों की दुकान है। लैंग को छोड़ते हुए एलेक कहता है कि यात्रा बुरी नहीं थी, लेकिन जूई को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उसकी माँ उसकी किताबों की दुकान पर एक समूह के लिए कहानी पढ़ती है और जूई का खुलासा करती है कि वह एक लेखक है। वो शर्मिंदा दिखती है और स्पष्ट रूप से बच्चों के साथ बातचीत करने से बचती है। घर पर उसकी दीवार पर लगा पोस्टर एक मजाक जैसा लगता है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से सपने को नहीं जी रही है। लेकिन यह शायद बदलने वाला है, क्योंकि दरवाजे पर कोई है। ये सूट पहने छोटा लड़का है। वो कहता है कि उसका नाम एली है और अब वो उसका बेटा है। उसके हाथों में कागजों का एक गुच्छा थमाते हुए वो कहता है कि गोद लेने का काम रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, जिसका अर्थ केवल ये हो सकता है कि मॉरिसन ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला। वो दूध मांगता है और CNN चैनल देखना चाहता है। इस अजीब लड़के से पूरी तरह से चकित होकर वो एलेक को काम पर से बुलाती है। जब एलेक घर पहुंचता है तो एली सो रहा होता है। जूई ने लैंग के घर फोन करके संदेश छोड़ा है, लेकिन अभी तक कोई वापस फोन नहीं आया। वे लैंग के घर जाते हैं, लेकिन श्रीमती लैंग बीमार पड़ती हैं। उसकी सहायक जेन बहुत भ्रमित है और वास्तव में मदद करने में सक्षम नहीं है। वो बस इतना कह सकती है कि कागजी कार्रवाई की जांच की जाएगी और वो जल्द ही अपने बॉस से बात करेगी। दंपति के पास लड़के को अपने साथ रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। घर जाते समय एलेक इस तरह के अचानक बदलाव से परेशान दिखता है। एली एक गीत के साथ उन्हें खुश करने की कोशिश करता है और जूई लड़के की अटल खुशी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। बाद में वो उसके सूटकेस के अंदर देखती है और उसमें सभी सूट और टाई है। लड़का 7 साल का है, लेकिन वो 50 के दशक के सेल्समैन जैसा दिखता है, जो समय के साथ छोटा हो गया। उसकी शब्दावली विचित्र है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है शिकायत करता है उचित दंत स्वच्छ उत्पादों का। अलमारी के पास जाकर युद्ध और शांति की किताब उठाता है। जूई, ये बहुत ज्यादा है, और इसके बजाय वो उसे सोते समय एक कहानी पढ़ती है। वे दोनों फर्श पर एक कंबल पर सो जाते हैं। जब तक वे उठे एलेक सामान्य से बहुत पहले ही काम पर जा चुका था। लेकिन वास्तव में वो काम पर नहीं है। वो अपने कर्ज और उसकी संभावना के बारे में अप्रिय बातचीत कर रहा है। जब वो काम पर पहुंचता है तो चीजें ज्यादा बेहतर नहीं होती हैं। टॉम नाम का एक कर्मचारी उनसे अपने वेतन के बारे में बात करने आता है। वो 50 साल पहले एलेक के पिता द्वारा कंपनी शुरू करने के बाद से कारखाने में काम कर रहा है। ये पहली बार है जब उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। एलेक इसका सारा दोष मंदी पर मढ़ता है और वादा करता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही टॉम अन्य कर्मचारियों से बात करने जाता है, वो बहुत चिंतित और शर्मिंदा दिखता है। अपने घर पर एली जूई से घर के एक बंद दरवाजे के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है कि यह एक शयन कक्ष है और वहां कोई नहीं जा सकता। शायद एक दिन, लेकिन अभी नहीं। वे टहलने जाते हैं और एक बेघर आदमी बातचीत करने आता है। जूई असहज है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ा रहता है। वो एली से उन परियों के बारे में बात करता है जो उन बगीचों में रहती हैं और फिर कुछ बदलाव के लिए कहता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और कहता है 15 मई 2007। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और जानना चाहती है कि उसे उस दिन के बारे में कैसे पता है। उनका कहना है कि वो कुछ समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उन्होंने परिवार को आसपास देखा है। किताबों की दुकान पर जी एली को उसकी मां से मिलवाती है और वो एली के आकर्षक व्यवहार से बहुत खुश होती है। लेकिन फिर एलेक ने घबराहट में उसे फोन किया और उन्हें तुरंत कारखाने पर बुलाया। वे कारखाने में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी जा रहे हैं। एलेक बताता है कि क्या हुआ और अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करता है। खिलौना फैक्ट्री के लिए अब दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं है। कंपनी कर्ज में डूब रही है और उसके पिता को वो सब कुछ देखकर बहुत शर्म आएगी जिसके लिए उसने निर्माण किया था। एलेक ने 2 साल में दशकों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। एली ने उन्हें टोकते हुए शिकायत की कि खिलौना हेलीकॉप्टर केवल ऊपर और नीचे जाता है। एलेक ने वेलिंग जारी रखने के लिए इस सार्थक फीडबैक को नजरअंदाज करना चुना। जब तक जूई को कर्ज के बारे में पता नहीं चलता तब तक वो बहुत सहायक रही है।
वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसने उनके घर को इस तरह खतरे में डाला। उस दिन बाद वह एली से स्कूल शुरू करने बात करती है, लेकिन वह उनकी शादी पर चर्चा करना चाहता है। उसके अनुसार अजनबी से बात करने से मदद मिल सकती है। वो कहती है कि वो कोई अजनबी नहीं है, लेकिन वो जानती है कि एली का क्या मतलब है। सच तो यह है कि उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार उन्होंने साथ में कब मौज मस्ती की थी, और यह बहुत दुखद है। स्कूल में ये स्पष्ट है कि एली एक अलग बच्चा है और वो परवाह नहीं करता। वो बस छुट्टी का इंतजार करता है और फिर खिलौना फैक्ट्री के लिए टैक्सी लेता है। एलेक उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। एली कंपनी और निर्माण के बारे में प्रश्न पूछता है। घर पहुंचकर जूई छोटे स्टंट से परेशान है, लेकिन ये छोटा लड़का अधिक चालाक है। वे कल्पना कर सकते थे और उसने सही भविष्यवाणी की है कि इस समय वे सभी कितने भूखे होंगे। बिल्कुल सही समय पर चाइनीज फूड की डिलीवरी उन्हें खुश करने के लिए काफी है। लेकिन जब जूई एली को टेडी बियर के साथ खेलते हुए देखती है तो वो चिंता मुक्त हो जाती है। वो कहता है कि उसने इसे निषिद्ध शयन कक्ष से लिया था। वो उससे खिलौना लेते हुए उससे कहती है कि वो दोबारा वहां कभी न जाए। अब आधी रात को उसके पजामे में घर से निकलने के बारे में वो कुछ नहीं कहती। वो पार्क में जाता है जहां मिस्टर पॉट्स एक बेंच पर आराम से सो रहे हैं। जब एली ने उसे जगाकर उसके जीवन के बारे में पूछा तो उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। पॉट्स कहता है कि यह बेहतर हो सकता है और लड़का उसे अच्छे पक्ष के लिए कहता है। कम से कम उसे रोज स्कूल तो नहीं जाना पड़ता। पॉट्स ने उससे उसके नए माता पिता के बारे में पूछा और उसने कहा कि वे एक प्यारे जोड़े हैं। अगले दिन मिस्टर जॉन बंस काम पर एलेक से मिलने जाते हैं। वो उत्पाद श्रृंखला के बारे में बात करना चाहता है। मंदी के चलते पुराने जमाने के खिलौनों में निवेश करना महंगा पड़ने लगा है। एलेक उससे पुनर्विचार करने के लिए विनती करता है और उनकी दोस्ती की अपील करता है, लेकिन बंस का कहना है कि यह व्यवसाय है। पराजित महसूस करते हुए एलेक अपने पिता की कब्र पर जाता है। मिस्टर पॉट्स कहीं से भी आ जाते हैं और अब एलेक की बारी है कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ सकता था। पॉट्स माफी मांगते हैं और वे बात करना शुरू करते हैं। वो एलेक को कुछ गुलाब दिखाता है जो एक कब्र के नीचे उग रहे थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी जगह से इतनी मनमोहक चीज निकलेगी। यह एलेक को प्रेरित करता है, इसलिए वो जूई की दुकान पर शांति की पेशकश के लिए रुकता है। उसने फैसला किया है कि उसे एली के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। और निस्संदेह लड़का यही चाहता था। इस बीच उस हेलीकॉप्टर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है और वो सभी दिशाओं में उड़ान भर रहा है। एली दीवार पर लगे लेगोलैंड पोस्टर के बारे में पूछता है और एलेक कहता है कि उसके पास वहां जाने का कभी समय नहीं था। एक दिन हो सकता है। वो एली को भंडारण कक्ष में ले जाता है जहां लकड़ी के खिलौने अलमारियों पर उदास होकर इंतजार कर रहे हैं। वे बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब किसी को उनकी परवाह नहीं है। हर कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और ऐसी ही चीजें चाहता है। एली का कहना है कि यह सारा कचरा है जो जल्द ही नष्ट हो जाता है। एलेक लड़के की हर बात से सहमत है। यह ऐसा है जैसे उसके अपने दिमाग ने एक लघु मानव का रूप ले लिया ताकि वे बातचीत कर सके। लेकिन फिर एली कहता है कि उन्हें अधिक बाहर जाना चाहिए और एक परिवार के रूप में मिलकर कुछ करना चाहिए। एलेक अपने कोल्ड डैड मोड में वापस जाता है और कहता है कि अभी उसकी प्लेट में बहुत कुछ है। एली समझ जाता है और पुरस्कार के रूप में उसे रूसी गुड़िया में से एक रखने को मिलती है। कुछ दिनों बाद उसने जूई को बताया कि वे एलेक को काम पर ले जा रहे हैं। झपकी लेते हुए और अचानक एली द्वारा जगाए जाने पर एलेक को लगभग दिल का दौरा पड़ सकता है। एली उसे जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें बहुत कुछ करना है। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो व्यस्त है, लेकिन विश्वास करना कठिन है जब वो अभी सो रहा हो। जूई को पता चलता है कि एलेक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन लड़का बस इतना कहता है कि उन्हें यातायात से बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पिछली सीट से जीपीएस निर्देशांक बताते हुए एली यह भी कहता है कि उन्हें इसे एक ट्रिप के रूप में देखना चाहिए। एलेक खिलौने के व्यवसाय में है और उसे अपने ग्राहकों के बारे में और अधिक जानना चाहिए। एक निराशाजनक आह के साथ एलेक कहता है कि उसकी प्रेरणा कई साल पहले गायब हो गई है और वो कुछ भी नहीं है। एली इस विचार को बकवास कहता है। ये सूखे के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन बारिश जल्द ही आएगी। इससे पहले कि एलेक अधिक निराशा के साथ इसका उत्तर दे सके, उन्हें एहसास होता है कि वे कहां जा रहे हैं। ये लेगोलैंड है, उत्पाद के बिना उपचार नहीं मिल सकता। अभी भी मौज मस्ती का दृढ़ता से विरोध करते हुए एलेक का कहना है कि एली अकेले सवारी पर जा सकता है, लेकिन लड़का उसे याद दिलाता है कि वो केवल 7 वर्ष का है और उसके साथ एक वयस्क भी होना चाहिए। एलेक के सवारी साथी का कहना है कि वो उस वैगन के लिए बहुत बड़ा है। वो कहता है कि वो जानता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दिन के दौरान ये रवैया धीरे धीरे बदलता है क्योंकि वे एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। एलेक अपना खिलौना लाइसेंस भी प्रिंट करवाना चाहता है, जिससे प्रभारी कर्मचारी काफी निराश है। इस सारी मस्ती को कुछ आइसक्रीम के साथ खत्म करने के बाद जूई और एलेक खुद पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जूई यहां तक कहती है कि एक पल के लिए वो घर पर उस निषिद्ध शयन कक्ष के बारे में सब कुछ भूल गई है। और जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, एली के पास उनके लिए एक और आश्चर्य था। जब वे पहली बार मिले थे तब और अब भी रोलर स्केटिंग उन पहली चीजों में से एक थी जो उन्होंने एक साथ की थी, और अब उस पल को दोबारा जीने जा रहा हूं। बहुत आश्वस्त है कि उसने अपना कौशल कभी नहीं खोया है। एलेक एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लगता है, और कौन कहेगा कि आज सुबह ही वो अपनी तुलना एक खाली कुएं से कर रहा था।
यहां तक कि जब वास्तविकता उसके काल्पनिक स्केटिंग कौशल में हस्तक्षेप करती है, तब भी वो खुद पर हंस सकता है। अपनी पत्नी के साथ बिताए पल। रात में एली सोते समय फिर से कहानी सुनना चाहता है, लेकिन इस बार एलेक उसको कहानी पढ़कर सुनाता है। जब एली सो जाता है तो एलेक जुई से बात करता है और बार बार माफी मांगता है, लेकिन जुई कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एली चुपके से बिस्तर से बाहर निकलता है और उसे पहली बार उन्हें चुंबन करते हुए देखने को मिला। और जुई यह जानकर आश्चर्यचकित है कि इस छोटे से लड़के के पास उन्हें आश्चर्यचकित करने की कोई कमी नहीं है। उन्हें जगाने वाला संगीत पियानो से आ रहा है। वो कहती हैं कि एलेक उनके बेटे को खेलना सिखाने जा रहा था। एली को इस दूसरे बेटे के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। अब वास्तव में सब कुछ बताने का समय आ गया है। एक पुराने फोटो एल्बम को देखते हुए वो उसे सैमुअल के बारे में बताती है, जो एली की ही उम्र का होगा। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो उसके पहले फुटबॉल मैच और उसके पसंदीदा आइसक्रीम स्वाद के बारे में बात करती है। वो उनका एंजल और उनके जीवन में प्रकाश था। वर्जित दरवाजे के पीछे उसका शयन कक्ष अभी भी बरकरार है। एली पूछता है कि क्या हुआ था। 2 साल पहले वे एक फुटबॉल मैच से घर वापस आ रहे थे और एक भयानक दुर्घटना हुई। सैमुअल जब एक गेंद का पीछा कर रहा था तो एक कार उनके ऊपर से गुजर गई। जुई और एलेक पहले जैसे नहीं रहे। एलेक सीढ़ी से उसकी बात सुन रहा है और वो उसे ये कहते हुए सुनता है कि यह सब जुई की गलती थी। वे एली को सैमुअल की कब्र पर ले जाते हैं और एलेक रोने लगता है। उनका कहना है कि उनके दिल में एक बड़ा छेद है जिसे ठीक करना असंभव लगता है। जब वे घर वापस आते हैं, जुई सुझाव देती है कि वे सैमुअल का शयन कक्ष साफ करें और एलेक सहमत है। रात में एलेक पार्क में जुगनुओं का पीछा करता है और मिस्टर पॉट्स वहां है। वो कहता है कि ये वे परियां हैं जिनके बारे में वो हमेशा बात करता रहता है। कब्रिस्तान से उसे पहचानते हुए एलेक ने इस बार अपना परिचय ठीक से दिया। वे खिलौने के व्यवसाय पर बात करते हैं और पॉट्स कहते हैं कि अजनबी से बात करने से मदद मिलती है। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह विचार कहां से मिला। एलेक धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं करता जो जीवन समाप्त कर देते हैं। पॉट्स का कहना है कि इंसानों के साथ समस्या यह है कि हम कभी भी वर्तमान में नहीं जीते हैं। हम हमेशा अतीत में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। दायने के साथ रात्रि भोज के दौरान एली एलेक से पूछता है क्या वे पॉट्स से मिले जो पार्क में रहता है। एलेक का कहना है कि वह एक अजीब व्यक्ति है। फिर वो रूसी गुड़ियों को देखता है और अचानक उसे एक विचार आता है। वो एली को बताता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और एली तुरंत सहमत हो जाता है। एलेक कार्यालय पहुंचता है और प्रत्येक डिजाइन एली के माध्यम से जाता है। वो एक कठोर आलोचक है। यह एलेक को अधिक प्रयास करने के लिए उत्तेजित रखती है जब तक वो सही नहीं कर लेता। अंततः एली अंगूठे ऊपर उठाकर हामी भरता है और यह उत्पादन का समय है। कुछ फोन कॉल के बाद एली और एलेक को एक प्रेजेंटेशन देना है। यहां तक कि बेचारा बूढ़ा टॉम भी उनके प्रयासों में शामिल होने के लिए सहमत है। सूट पहने बूढ़ों का एक पैनल इस बहादुर लड़के को डराता नहीं है। एलेक की अनुपस्थिति के लिए माफी मांगते हुए एली ने अपना परिचय उसके प्रतिनिधि के रूप में दिया। जो बंस का कहना है कि उनके पास एली से भी पुरानी पैंट है, जो जवाब देते हैं कि यह बहुत अधिक जानकारी हो सकती है। फिर टॉम नए उत्पाद के साथ अंदर आता है। ये रहस्यमय बॉक्स है जिसमें 5 अलग अलग खिलौने हैं। जब बंस ने उससे पूछा कि कौन सा, एली ने कहा कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकता, अन्यथा यह अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। लेकिन फिर ग्राहकों को कैसे पता चलेगा कि वे क्या खरीद रहे हैं? उसका उत्तर उनके पैनल के एक मेंबर द्वारा दिया जाता है। ग्राहक को पता नहीं चलेगा क्योंकि वे जो खरीद रहे हैं वही रहस्य है। एक जापानी व्यक्ति तुरंत एक बड़ा ऑर्डर देता है और बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। बंस अभी भी आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं रहना चाहते। हर कोई मिस्ट्री बॉक्स चाहता है। यह एक उत्सव का आह्वान करता है और वे तीनों सचमुच ऊपर नीचे कूदते हैं। एली के साथ गेंद खेलते हुए एलेक जुई को आश्चर्यचकित कर देता है जब वो उससे उसे डेट कहने के लिए कहता है। आप किसी मित्र को इसी तरह की बात बताते हैं, है ना? तो एली यही करता है। एक बार फिर वो पॉट्स को आधी रात में उठा देता है। पॉट्स अच्छी खबर सुनकर खुश है और कहता है कि एली को एक और काम करना चाहिए। अब तक मॉरिसन पहले से ही जानते हैं कि छोटे तानाशाह के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगली सुबह सभी मिस्टर पॉट्स के पास मार्च करते हुए आते हैं और एलेक उन्हें क्रिसमस के लिए आमंत्रित करता है। और क्रिसमस की बात करें तो मिस्ट्री बॉक्स हर दुकान में बहुत हिट है। बच्चे तो इसके दीवाने हैं। एलेक के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे केवल बक्से बनाने हैं और उन्हें पुराने खिलौनों से भरना है। चतुर पैकेज जैसा कुछ नहीं। आज रात मॉरिसन में वास्तव में एक आनंदमय क्रिसमस है। मिस्टर पॉट्स को स्नान करने को मिलता है और एलेक को एली के साथ अपने उपहारों का अनुमान लगाने में बहुत मजा आता है। जब पॉट्स जा रहा होता है, जुई उसे कुछ पैसे देती है। वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि हालात बदलने से पहले वो किसी का छोटा लड़का था। यह उसका अपना बेटा हो सकता था जो सड़कों पर रहता था। बिस्तर पर जाने से पहले एली जुई से स्वर्गदूतों पर विश्वास पूछता है। वो उससे कहता है कि यह सोचकर अच्छा लगता है कि कोई तुम पर नजर रख रहा है। वो उसे सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ है। वो एलेक को एक ऐसा उपहार देने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा।
एक गर्भावस्था परीक्षण वो पहले ही ले चुकी है। क्रिसमस की सुबह वे एली को बच्चे के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तभी जेन ने लैंग के घर से फोन करके कहा कि श्रीमती लैंग अब बेहतर है और एक जरूरी मुद्दे पर उनसे चर्चा करना चाहती है। जो कागजात उन्होंने जेन के पास छोड़े उनमें जिस बच्चे का जिक्र है जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। ऊपर एली के बिस्तर में एले को केवल एक लिफाफा मिला। लेगो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उनकी तस्वीर भी अब वहां नहीं है। अब जूई देख सकती है कि क्या हुआ। एली कभी असली लड़का नहीं था और न ही मिस्टर पॉट्स। अपने पत्र में एली ने उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। उसके पास उनके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर भी है। यह एक लड़की है और यह अंत है। ये स्टारलाइट फिल्म्स द्वारा अभिनीत 2011 की फिल्म फोस्टर का पुनर्कथन था। टोनी कोलेट और रिचर्ड ग्रांट। तो आप क्या कहते हैं? क्या आपको स्वर्गदूतों में विश्वास है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप सिर्फ इसके लिए एक बॉक्स खरीदेंगे? मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गब्बर से नए किस्से सुन सकें।